सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अचीव कर रहे होगे। एंड सबसे पहले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों की स्टडी अब्रॉड की जो जर्नी है वो कैसी चल रही है। आपने शुरू करी है या नहीं करी है तो वेल एंड गुड है। मुझे स्टेज बताओ कि कौन से स्टेज में आपका प्रोसेस पहुंचा है। और अगर अभी तक आपने शुरू नहीं करी है अपनी स्टडी अब्रॉड की जर्नी तो प्लीज़ मेक श्योर शुरू कर दो। और कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। मैं कमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। मैं हर एक व्यक्ति का कमेंट पढ़ता हूँ और उनको प्रॉपरली रिप्लाई करता हूँ टाइम पे। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरी चीज़, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। धीमे धीमे ये फैमिली बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है एक दिन बहुत बड़ी फैमिली होगी हमारी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, उसके लिए भी स्पेशली थैंक यू। ओके, तो मुझे बहुत मोटिवेशन आता है जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है, कमेंट्स आते हैं तो मुझे और मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने के लिए। चलो आते हैं मेन मुद्दे पे जिसके लिए आपने ये वीडियो क्लिक किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम राहुल है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो अगर जो सब्सक्राइबर्स हैं, तो अगर नहीं जानते हो, ओके, सो माय नेम इज़ राहुल, योर होस्ट, योर दोस्त, योर बडी, योर स्टडी अब्रॉड काउंसलर। ओके, सो यार वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये था कि कई सारे बच्चे मेरे पास आते थे या स्टूडेंट्स आते थे और मुझसे पूछते थे कि सर मेरा वीज़ा रिजेक्शन हो गया और मेरे प्रीवियस कंसल्टेंट ने मुझे प्रॉपरली गाइड नहीं किया। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा हाथ आपके कंसल्टेंट का होता है, मिस्टेक आपकी कंसल्टेंट का तरफ से भी होती है, एंड साथ ही साथ उतनी ही मिस्टेक, उतनी ही गलती आपकी भी होती है वीज़ा रिजेक्शन के लिए, क्योंकि आप प्रॉपरली अपनी बात अपने एजेंट से कहते नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें आप छुपाते हो जिसकी वजह से रिजेक्शन होता है। अगर आप प्रॉपरली कोई एक जेन्युइन कंसल्टेंट है, जेन्युइन एजेंट है, जेन्युइन काउंसलर है, तो आप उसको पहली चीज़ अपनी सारी बात प्रॉपरली बताओ, क्लियरली बताओ क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या आपके प्रोसेस को लेकर मतलब डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें शेयर करो। मुझे नहीं लगता कि अगर आप हर एक डायमेंशन को प्रॉपरली जस्टिफाई करके उसको क्लियरली बताकर प्रोसेस शुरू करते हो तो मुझे नहीं लगता कि वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा रिजेक्शन का मेन रीज़न है वो है फ़ंड्स। अगर आप न्यूज़ीलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर न्यूज़ीलैंड स्टडी वीज़ा, तो मेक श्योर फ़ंड्स एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, ये एक ऐसी कंट्री है लाइक ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड, ये दो एक ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो फ़ंड्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करती हैं। अगर आपके पास सॉर्टेड फंड्स हैं तो ही आप वीज़ा अप्लाई करें इन दो कंट्रीज़ में। जो मतलब रिजेक्शन के जो सबसे ज़्यादा केसेस थे उनमें मैंने एक चीज़ कॉमन पाई है, वो है फ़ंड्स को सही से प्रेजेंट नहीं करना, फ़ंड्स को सही से जस्टिफाई नहीं करना, एंड सोर्स ऑफ फंड्स को प्रॉपरली नहीं बताना। तो अगर उनको थोड़ा सा भी आपके फंड्स में शक हुआ, दे विल डिनाई, मतलब आपको सीधा रिजेक्शन आएगा, सीधा रिजेक्शन आएगा, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बस प्लस पॉइंट ये है न्यूज़ीलैंड में कि आप फिर से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जैसे ही रिजेक्शन आया विद इन 24 आवर्स या 72 आवर्स फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ आपको एक रिजेक्शन लेटर भी आता है जिसमें आपको रिजेक्शन के रीज़न दिए होते हैं कि ये रिजेक्शन बेसिकली हुआ क्यों। ठीक है, तो मैंने जो देखा है वो है फंड्स। तो यार सबसे पहले तो ये जो हमारे इंडिया में लोग करते हैं ITR बहुत कम फाइल करते हैं, जिसकी वजह से वीज़ा प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। क्योंकि जब आप 40-50 लाख का फंड्स दिखाते हो और आपकी ITR 6 से 7 लाख होती है तो वो एक तरीके से जस्टिफाइड नहीं होती है, अलाइन नहीं करती आपके इनकम से जो भी आप फंड शो करते हो, तो उस केस में भी रिजेक्शन आ जाता है। तो पहले तो इनकम मिनिमम आपकी 12 से 13 लाख होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें आप प्रॉपरली ये बोल सको कि हाँ जो भी मैं फ़ंड्स दिखा रहा हूँ वो हमारे ही हैं, और सोर्स ऑफ फंड्स प्रॉपरली आप दिखाओ कि ये फ़ंड्स कहाँ से आए। तीसरी चीज़, जो भी आप फंड्स है वो रीसेंट नहीं होने चाहिए, उसको प्रॉपरली अपने अकाउंट पे रखिए। आप कम से कम 6 महीने पुराने होने चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। ये इमिग्रेशन खुद पूछता है, खुद बोलता है कि आपके फ़ंड्स एटलीस्ट 6 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो भी आप फंड्स दिखा रहे हो उसको एक प्रॉपरली एक्सप्लेन करो कि ये कहाँ से आए, कैसे आए, क्या क्या तरीके थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और अगर लगता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि आप सही तरीके से नहीं बता सकते हो, अपने सोर्स ऑफ फंड्स नहीं दिखा सकते हो, तो फिर आप एजुकेशन लोन के लिए जा सकते हो। और
एजुकेशन लोन भी आपका सिर्फ कोलेट्रल होना चाहिए, नॉन कोलेट्रल लोन्स नहीं एक्सेप्ट कर रहा है आजकल न्यूजीलैंड, ठीक है। तो कोलेट्रल लोन ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर आपका जो लोन होना चाहिए वो कोलेट्रल होना चाहिए और नेशनलाइज और सेमी नेशनलाइज बैंक से होना चाहिए। वो भी नहीं कि एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक से आपने कर लिया, ठीक है। तो जो नेशनलाइज और सेमी नेशनलाइज बैंक्स हैं जैसे यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आपके नेशनलाइज बैंक हो गए। सेमी नेशनलाइज में जैसे एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तो ये सारे बैंक्स को एक्सेप्ट करता है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन, ठीक है। समझ गए? अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं समझा दूंगा सही से। तो भाई मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कभी भी न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हो वीज़ा के लिए, तो अपने फ़ंड्स को बहुत सही तरीके से समझाओ। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को एक पॉइंट पे भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो वो सीधा रिजेक्शन आपको दे देगा। भले ही आप अपनी तरफ से या अपनी साइड से बिल्कुल करेक्ट थे, बट एक भी पॉइंट उनको मिस आउट लगा तो वो आपका रिजेक्शन दे देंगे, या आपको इंटरव्यू कॉल के लिए अप्रोच करेंगे, आपको कॉल करेंगे और आपके फ़ंड्स को प्रॉपरली समझेंगे कॉल पे कि ये फ़ंड्स कहाँ से आए, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप से याद आया कि आपके जो स्पॉन्सर्स होंगे ना वो सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स होने चाहिए, उसके अलावा वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा भाई बहन, यही आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, या दादा दादी, दैट्स इट, ठीक है। और अदर रिलेटिव्स मामा मामी मौसी मौसा ये सब आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं। तो देखो, जब एक चीज़ याद रखो, जब आपको पहले से ही चीज़ें पता हो ना कि मेरे रिजेक्शन के चांसेस ये पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें ये रीजंस आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हैं, तो उनको अवॉइड करिए। और एक अच्छा कंसल्टेंट, एक अच्छा काउंसलर और एक अच्छा एजेंट अपने प्रोसेस के साथ ज़रूर, देखो होता क्या है ना, एक अच्छा एजेंट और एक अच्छा काउंसलर आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस को मिनिमाइज़ नहीं 0% कर सकता है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस पर्सन आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता है और आपको पहले ही बता सकता है कि आपके प्रोफाइल में वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कितने हैं या नहीं हैं, वो पहले ही आपको बता देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा और ये चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और वही मैंने आपको बताया कि प्रॉपरली आप अपने फंड्स को सही से बताओ, सही तरीके से बताओ। आईटीआर प्रॉपरली 12 से 13 लाख की फ़ाइल करो, अगर आपने नहीं करी है तो फाइल करना शुरू कर दो, ठीक है। आपकी इनकम और आपके फंड से वो जिससे मैच कर सके, ठीक है, ओके। तो यही बताना था आप लोगों से। एंड अगर लगता है कि कोई डाउट है, कोई मतलब अभी भी लग रहा है कि यार समझ में नहीं आया या वीडियो में कुछ मैंने आपको प्रॉपरली नहीं समझा पाया, तो आप मुझे कमेंट बताना, मैं आपको पर्सनली कनेक्ट कर सकता हूँ। इवन मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर सकते हो। मैं प्रॉपरली आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने फंड्स को दिखा सकते हो, ठीक है, ओके। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपका वीज़ा प्रोसेस कैसा चल रहा है, आपका स्टेज कौन सा है, ये सारी चीज़ें मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।